यस, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कशन हमारा चल रहा है। असाइनमेंट हम कर रहे हैं इसके ऊपर। ओके। और 8-9 क्लासेज हमारी हो चुकी है। ये 10th क्लास रहेगी हमारी। और इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर जो ना डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ओके। और उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो ना आपको बताया जाता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ओके। कैसे? उस सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में से हम करंट पास करते हैं। ओके। सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम करंट को पास करते हैं। और जब उसमें से करंट पास करते हैं तो वो सब्सटेंस जो है ना आपका डिकम्पोज हो जाता है हमारा। ओके। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हम जो है वो एनोड और कैथोड का हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम एनोड और कैथोड का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइप का सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? एनोड लेते हैं। ओके। और दूसरा क्या होता है आपका, कैथोड होता है आपका। ओके। एनोड जो होता है वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पे हमेशा क्या होती है आपकी, ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड पे क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके। और कैथोड और एनोड के हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं, जो आपके लाइटिक सेल में वो 2 टाइप के जो है ना इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है आपका। ओके। पहला होता है हमारा एक्टिव टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। और दूसरा होता है आपका कैसा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके। दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है ना, इलेक्ट्रोड का काम बेसिकली क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को करंट प्रोवाइड करना होता है आपका। ओके। वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं हमारे वो बैटरी के। ओके। और वो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। ओके। ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ओके। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। और क्या होता है अभी हमारा, जैसे आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता है। ओके। सिल्वर का इलेक्ट्रोड हमारा, आयरन का इलेक्ट्रोड है। ओके। जिंक का होता है हमारा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो ये कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, ये आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये करंट तो प्रोवाइड करते ही, साथ साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इफेक्ट भी करते हैं। इनकी वजह से प्रोडक्ट भी बनते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ओके। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो क्या करता है, इसका काम होता है सिर्फ वो है ना, क्या करता है, ये करंट प्रोवाइड करता है आपका, है ना, यानी चार्ज का फ्लो करवाता है, करंट प्रोवाइड करता है। और ये जो आपके जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसको इफेक्ट नहीं करता हमारा। किस टाइप का इलेक्ट्रोड, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन यानी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है आपका। ओके। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है हमारा। ओके। और जैसे हमारा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। ओके। जैसे गोल्ड। तो जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे, है ना, वेरी लेस रिएक्टिव इनर्ट टाइप के जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं हमारे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे। ओके। तो ये कुछ है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, फिर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना, एनोड और जो है ना कैथोड पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो उसको है ना कौन एक्सप्लेन करता है, कितना सब्सटेंस जो है ना आपका डिपॉजिट होता है, उसके लिए ना जो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो अलग चीज़ होती है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। ओके। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मोल्टन NaCl है। ओके। जैसे आपसे पूछा जाए कि मोल्टन NaCl है, और एक आपका क्या है, एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है। और ये पूछ लिया जाए कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आप किस में बताओगे, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होएगा हमारा। और प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा आपका, वो क्या रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव। ओके। तो जैसे मोल्टन NaCl है, तो आपका जो कैथोड होता है, ओके, कैथोड पे क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है। तो उस पर क्या होगा आपका, सोडियम जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा। और जो एनोड होता है उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है आपकी, है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पे क्या बनता है आपका, क्लोरीन गैस बनेगी हमारी। इसमें क्या होता है अभी आपका, एनोड और कैथोड, इसमें क्या होता है, एक तो H पॉजिटिव होता है आपका, है ना, वाटर के टूटने से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसमें, है ना, ऐसे वाटर टूटेगा आपका, एक्वा सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। और NaCl आपका, ओके, NaCl है तो क्या बनेगा आपका,
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, अब इसमें क्या है हमारे पास, दो तो पॉजिटिव है। ओके, दो तो पॉजिटिव है ना, दो ही क्या हमारे नेगेटिव है ना। ओके, और कैथोड इसमें नेगेटिव है ना, और जो आपका एनोड है वो क्या आपका पॉजिटिव है ना। ओके, अब देखो क्या होता है कैथोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओके, उसका क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अरे यार क्या लिख दिया मैंने, कैथोड है ना, कैथोड पे क्या रिडक्शन होती है ना, रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस पर रिडक्शन हो जाएगी। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, जिसका ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है, ओके, उस पर क्या हो जाएगा आपकी एनोड पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर हम ये देखेंगे। अब देखिए भाई, देखो पॉजिटिव आयन दो हमारे पास, एच पॉजिटिव है और क्या आपका एन ए पॉजिटिव। तो इनके जो आपको क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसके है। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का तो 0 वोल्ट होता है आपका, और सोडियम का नेगेटिव में होता है 2.76 वोल्ट, इतना होता है आपका। ओके, तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव से। ओके, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी किसके ऊपर, आपके कैथोड के ऊपर। ओके, हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस एट कैथोड। फिर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाए आपका है ना, तो जो आपका वाटर होता है उसका 1.23 वोल्ट होता है आपका। ओके, 1.23 वोल्ट होता है। और जो आपका क्लोराइड है इसका क्या आएगा आपका 1.36 है ना। तो ये जो ना, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका हमारा, क्लोरीन का ज़्यादा हमारा, ठीक है। बट इसके अपोजिट देखें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर किसका ज़्यादा हो जाएगा है ना। ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल 1.23 वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 ज़्यादा है तो इसकी अपोजिट टेंडेंसी जो है ना वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो कम हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा किसकी होगी हमारी, वो वाटर की होगी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया। बट इस केस में क्या होगा आपका, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता हमारा। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर में कहानी क्या होती है, वाटर में ऐसे होता है आपका। ओके, ये होता है ऐसे, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बना के देगा आपको, OH बना के देगा है ना। वो क्या बना के देगा आपको, OH बना के देता है, ऐसे ही OH बना के देता है, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ओके, ये प्राइमरी चेंज है आपका। तो इसका जो वैल्यू है वो कितनी हमारी 1.23 आपकी। ओके, बट इसमें क्या होता है भाई, इसमें ना OH आगे जो ना जो रेडिकल होता है वो H2 में और O2 में क्या होता है आपका डिकम्पोज होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ओके, इसको क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही ऐसे ही उस टाइप से। ओके, ये सेकेंडरी चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी चेंज के लिए भी पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और सेकेंडरी चेंज में भी क्या होती है, पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो वैल्यू होती है ना, ये बढ़ जाती है, इसमें कुछ वैल्यू और ऐड हो जाती है हमारी है ना, और हायर पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है हमारी, और हाइयर पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, हाइयर पॉजिटिव वैल्यू। ओके, जैसे मैं कुछ लिख दिया मैंने, जैसे 2 पॉइंट लिख दिया, जैसे 2.4 वोल्ट लिख दिया। ओके, हाइयर पोटेंशियल चाहिए उसको। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपको तो ये लग रहा है ना कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए थी हमारी, 1.23 ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या होता है, इसमें दूसरे स्टेप में भी जो ना पोटेंशियल चाहिए होता है, इसलिए जो वैल्यू होती है ना आपकी 1.23 की बजाय एक्चुअल में ज़्यादा हो जाती है हमारी, जैसे उसको मैंने डबल लिख दिया उसका। ओके, तो ये जो डिफरेंस आया हमारा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और वोल्टेज है ना। ये मैंने एक जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी है, और वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बबल वोल्टेज बोलते हैं। ओके, बबल वोल्टेज है ना, बबल वोल्टेज। तो फिर है ना, ये एक्चुअल में ना कहते हैं कि इस प्रोसेस को कितना चाहिए 2.4, फिर कहते हैं कि 2.4 चाहिए, बट ये वाली कितने में हो जाएगी, 1.23 में हो जाएगी, तो ये वाली रिएक्शन ही होगी हमारी। ओके, तो होनी चाहिए थी वो वाली रिएक्शन, बट ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज की वजह से वो वाली रिएक्शन नहीं होती हमारी। ओके, और कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, कि जो ना वो क्लोरीन गैस जो होती है, ओके, क्लोरीन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारी। ओके, वो क्या होती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है हमारी किसके ऊपर, आपके एनोड पे। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये बताया जाता है क्या, कि फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जो आपको क्या बताता है, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव। तो ये चीज़ें है ना, देखो पिछले इसमें क्या है, ये क्वांटिटेटिव बता दिया आपने। ओके, क्वांटिटेटिव क्या बताया आपने, कि एनोड पे क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, इस वाले केस में क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी क्या, उसको तो बताता है क्वालिटेटिव, और कितना बनेगा आपका है ना, उसको बताएगा आपका क्वांटिटेटिव है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो फैराडे जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। और उसके दो आते हैं हमारे, एक तो फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आता है, एक फ्राडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना। तो आपको पहले देखना भी फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है ना, फैराडेज, क्या फैराडेज, फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है ना आपका, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं W से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है हमारा, कि कितना हमने उसमें से क्या किया, चार्ज पास किया भी हमारा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, और है ना, तो
जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है आपका, क्यू बाई टी के बराबर होता है आपका। ओके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, कितना चार्ज जो ना आपने पास किया उस पर जो है ना आपका डिपॉजिट हो जाएगा आपका। ओके, उसकी अकॉर्डिंग जो ना आपका डिपॉजिट होगा, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपको, जेड इंटू में क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ये आपका फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आपको ये कहता है कि डब्ल्यू सब्सटेंस डिपॉजिट होता है हमारा कब, जब उसमें क्यू चार्ज पड़ते हैं। तो जेड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है हमारा, है ना। ये जेड आपसे पूछा जाता है, जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ओके, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है हमारा, इक्विवेलेंट होता है आपका। ओके, जेड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, जेड इंटू में, और क्यू की जगह क्या रखते हैं, आई इंटू में टी। ओके, ये ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू में आई टी। ओके, तो ये आपका फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ओके, फ्राडे का क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, फिर हम ये जेड को डिफाइन करते हैं, जेड क्या होता है। ओके, तो जब आप 1 एम्पियर करंट, ओके 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हो, तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड किसके बराबर होती है हमारी, जेड के बराबर होती है ना। तो वो किसके बराबर होती है हमारी, जेड के बराबर। जेड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो उसमें इसके डेफिनेशन आती है आपकी किसकी, जेड। जेड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है हमारा। ओके, और इसकी एक वैल्यू और भी होती है, जेड की जगह हम ये भी लिख दें, क्या ये लिखते हैं भी हमारा है ना, ई डिवाइडेड बाई 98,500 कूलम, है ना। ये ऐसे भी लिखा जाता है, जेड जो होता है वो ई डिवाइड बाई एन फराड भी होता है हमारा, ठीक है, एन फराड ऐसे इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। ओके, फिर फराडे का जो है ना सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आता है। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना फराडे का, ओके सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके, और उनमें से जो ना वो उनको सीरीज में जोड़ रखा है, और उनमें से सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके इक्विवेलेंट वेट के, है ना। जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा तो उस वाले कंटेनर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपका ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और जिस कंटेनर में आपका क्या है कम है, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ना वो क्या होगा आपका थोड़ा डिपॉजिट होगा हमारा, है। तो ये आपको बताया जाता है भी, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में ना, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो जैसे कोई भी दो बीकर ले लिए, एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट है। ओके, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा आपके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वेट ऑफ क्या आपका कॉपर डिपॉजिटेड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये फ्राडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की ही एप्लीकेशन होती है हमारी, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बताया जाता है, डब्ल्यू किसके बराबर होता है आपका, जेड आई टी के बराबर होता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, ई डिवाइड बाई 96,500 रखते हैं, है ना, इंटू में आई, इंटू में क्या रखेंगे टी। ओके, डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू फॉर जिंक ये किसके बराबर हो जाएगा आपका ई यू, है ना, ई फॉर क्या लिखेंगे ई, है ना, ई फॉर जिंक, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका आई इंटू में टी हो जाएगा। ओके, और डिवाइड बाई 96,500 लिख ही देंगे हम। ओके, ये तो लिख ही देंगे। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और डब्ल्यू फॉर सी यू कॉपर, है ना, ये क्या हो जाएगा ई यू, ये ओके ई फॉर सी यू और 96,500, और जेड इंटू में क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ये ओके। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ में, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आई टी से, अब ये कह रहा है कि सेम करंट पास करना है, सेम टाइम के लिए पास करना है। ओके, तो करंट सेम है, टाइम सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ है ना फिर ऐसे हो जाएगी हमारी, ओके, इस टाइप से कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिंक डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिंक के इक्विवेलेंट वेट, और कॉपर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ है कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फ्राडे ऑफ के दो इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है भी आपके। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं भी आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो क्या बता रहा है ये, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, कितना होगा भी हमारा। ओके, तो ये क्या कह रहा है कितना चार्ज चाहिएगा, ओके, और इलेक्ट्रोड पे इसके लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिशन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, तो देखो एक जो ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें और समझते भी, जैसे हमारे पास क्या है सोडियम है, ओके, Na पॉजिटिव है, और उसको डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, Na पॉजिटिव डिपॉजिट करवाना है। ओके, तो आपका U डिपॉजिट हो जाएगा आपका ऐसे यू। अगर आपके पास क्या है वन वन अगर आपको 1 आयन डिपॉजिट करवाना है ना, 1 आयन ऑफ Na पॉजिटिव, ओके, तो उसको क्या चाहिएगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, और वहां से क्या होगा आपका 1 सोडियम एटम। ओके,
एक एटम जो है ना वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका। ओके, अब मुझे चाहिए 1 मोल चाहिए, किसका? 1 मोल, है ना, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करवाना, 1 मोल ऑफ सोडियम। ओके, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स को क्या करवाना है? डिपॉजिट करवाना है। तो मुझे 1 मोल ऑफ आयन लेने पड़ेंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स लेने पड़ेंगे। और 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स, क्योंकि एक सोडियम आयन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन को क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन को क्या चाहिए, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, ठीक है, 1 मोल ऑफ क्या चाहिए उसको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होता है। और 1 मोल पे कितना होगा आपका? मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में? एवोगाड्रो नंबर से, तो 6.022 इंटू में 10⁻23 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 96,480 आती है ये वैल्यू। ओके, 96,480 कुछ वैल्यू आती है, 96,480 वैल्यू आती है। और उसको फिर राउंड ऑफ करते हैं ना, तो 96,500 कूलम हो जाता है हमारा। और 1 फैराड बोलते हैं इसको, है ना, 1 फैराडे बोलते हैं। ओके, तो 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो कितना होता है आपका? 96,500 कूलम, है ना। तो हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया, ठीक है, 1 मोल ये रहा और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है, तो 1 मोल पे क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 कूलम, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1 फैराडे हो जाएगा आपका। ओके, तो हम ये बोलेंगे क्या कि 1 मोल ऑफ Na+, ओके, 1 मोल ऑफ Na+ और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 1 फैराडे। ओके, और वहाँ से क्या बन जाएगा आपका? 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब है ना इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम, किसका? सोडियम का। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट आप जब निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो क्या करते हो? उसके एटॉमिक मास को, है ना, उसके एटॉमिक मास को, ओके, उसके एटॉमिक मास को जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं किसी साथ में, इसके ऊपर कितना चार्ज है ना, तो चार्ज कितना भी हमारा 1 है। ओके, 1 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 23 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना आपका? 23 ग्राम। तो इस केस में 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब कितना हुआ? 23 ग्राम, है ना, 23 ग्राम, यानी क्या हो जाएगा आपका? 1 इक्विवेलेंट हो गया आपका, है ना, क्या हो गया आपका? 1 इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको। इसको क्या बोल देते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना आपका डिपॉजिट हो गया। ओके, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का कितना है आपका? जितना कि उसका इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट कितना उसका? 23। ऐसे ही जो ना वो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम आयन पड़ा है, ओके, मैग्नीशियम आयन, तो एक मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस करने के लिए आपको कितना चाहिएगा अभी आपको, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। और अगर आपके पास 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन पड़े हैं, ओके, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन्स पड़े हैं, तो उसको क्या चाहिए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। ओके, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है ना आपका डिपॉजिट हो जाएगा आपका, है ना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होता है आपका? 24 ग्राम होता है ना। फिर क्या करेंगे हम? इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, किसका? मैग्नीशियम का। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड करते हैं किसके से? उससे, उसकी वैलेंसी से, है ना, वैलेंसी यानी उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज? तो 2 है। ओके, तो ये कितना आ गया आपका? 24/2, कितना आ जाएगा आपका? इक्विवेलेंट मास जो है, ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम वो कितना आ गया आपका? 12 ग्राम आ गया हमारा, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट हुआ है? जब उसमें से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं या चार्ज फ्लो हुआ है, यानी उस पर 2 फैराडे चार्ज जो ना उसका फ्लो हुआ है ना, वहाँ पे 2 फैराडे चार्ज। ओके, 2 फैराडे चार्ज से कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट हुआ हमारा? 24 ग्राम। और 24 ग्राम, है ना, 12 ग्राम एक इक्विवेलेंट है ना, तो कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो गए हमारे? 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो गए हमारे, ठीक है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो गए हमारे, ठीक है। ऐसे ही जो ना एक और केस लेंगे, एक केस और ले लेंगे, ठीक है, एक केस और ले लेंगे। जैसे मेरे पास अ, एक एक एल्यूमिनियम आयन पड़ा हमारे पास, ठीक है, उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो वहाँ से क्या बनेगा आपका? एल्यूमिनियम जो ना वो डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा आपका। ओके, इसको फॉर्मूला सही लिख लेते हैं अभी। ओके, ये ऐसे यू डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पड़े हैं, है ना, तो उसमें 3 मोल ऑफ उसको क्या चाहिए? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, और 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका? 3 फैराडे होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे निकाला है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमारा? 1 फैराडे होता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे। ओके, और वहाँ से क्या होगा आपका? ये डिपॉजिट हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। और इसका कितना मास होता है आपका? 27 मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है उसका? 27 ग्राम होता है। तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, ठीक है, किसका? एल्यूमिनियम का। जब इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो कैसे निकालेगा बताओ? एटॉमिक वेट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो एटॉमिक वेट कितना भी आपका, है ना, एटॉमिक वेट कितना है इसका? ये 27 है। ओके, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका? 9, है ना, 9 ग्राम आ गया आपका। ओके, तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है जब 3 फैराडे पास करते हैं, है ना? 3 फैराडे से कितना होता है आपका? 27 ग्राम। और 27 ग्राम में, है ना, 27 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट हमारे? 3 इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट कितने ग्राम के बराबर है उसका, है ना? उसका 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर है आपका? 9 ग्राम के बराबर है ना। तो 27 में कितने इक्विवेलेंट हो जाएंगे हमारे? 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला है, हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि 1 फैराडे है ना, 1 फैराडे से 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका डिपॉजिट होता है। ओके, तो 2 फैराडे पास करेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, 2 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना वो डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है। और 3 फैराडे है ना, कलर दूसरा कर लेते हैं भाई, ठीक है, कलर दूसरा कर लेते हैं। 3 फैराडे पास करेंगे ना तो क्या होंगे आपके 3 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना आपका डिपॉजिट होंगे। तो अगर मैं यूं कह दूं क्या कि N फैराडे है ना, क्या N फैराडे है ना, N फैराडे जो है ना वो चार्ज पास होने से है ना, N फैराडे चार्ज पास होगा है ना, तो क्या डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे, बताओ। N ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है, N ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है। यानी जितनी वैलेंसी होती है ना, उतने फैराडे चार्ज अगर आप पास करते हो और उतने ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं हमारे, फिर डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो आंसर जो बनता है हमारा, ठीक है, आंसर जो बनता हमारा किसका, पहले क्वेश्चन का, ठीक है, वो ये बनता हमारा क्या, the electric charge required for electrode decomposition deposition of 1 ग्राम equivalent of है ना चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है हमारा, 1 फैराड होता है हमारा, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है। ओके, तो 1 फैराडे चार्ज होगा। और अभी जो है ना मैंने कंक्लूजन निकाला था, क्या क्या कंक्लूजन था हमारी, क्या बात चल रही थी। ओके, बात हमारी ये चल रही थी क्या कि अगर 1 फैराडे होगा है ना, 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट, 2 फैराडे तो 2 इक्विवेलेंट है ना, 3 फैराडे तो 3 इक्विवेलेंट। अब ये क्या बोल रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है यानी 1 फैराडे है, ठीक है। 1 फैराडे मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये रहेगा आपका। तो 84 का आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा भाई। नेक्स्ट है the amount of ion liberated, the amount of ion liberated on electrode during electrolysis do not depend है ना। amount of ion liberated का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ डिपॉजिट होती है, कितनी चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो किस में आती है, उसकी लिबरेटेड कैटेगरी में आती है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आना चाहिए, आयन बोल रहा है भी, ठीक है। तो जो भी है डज नॉट डिपेंड है ना, किस पे डिपेंड नहीं करता है ना, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, या करंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, या टाइम पे डिपेंड नहीं करता, या फिर किस पे डिपेंड नहीं करता हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड नहीं करता हमारा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपका जो लिबरेटेड है वो कौन बताता है, वो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, इस चीज़ को फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो इस चीज़ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अभी मैंने इसी में बताया कि वो डब्ल्यू किसके बराबर होता है हमारा, जेड और आई इंटू में टी के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या होता है हमारा, जेड आई टी के बराबर होता है। तो है ना, इसमें करंट है यानी करंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा आपका है ना, ऑप्शन बी पे डिपेंड कर देगा। टी यानी टाइम पे भी डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना, जेड क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो किसी के लिए जेड की वैल्यू ज़्यादा होती है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और किसी में जेड की वैल्यू कम होती है तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम डिपॉजिट होगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा, डिपेंड किस पे नहीं करेगा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है ना, किस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास क्या 86 है भी, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 86 है। ओके, 86 में क्या करा है, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना फॉर 548 सेकंड है ना, इतने टाइम के लिए जो ना वो करंट पास किया है, और कोई किलोमीटर है ना उसमें से पास किया है, वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा हमारा कितना, सिल्वर है ना, सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है हमारा, पॉइंट है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है ना वो कितनी हमारी 0.746 ग्राम हमारा। ओके, व्हाट इज करंट, करंट निकालना भी आपको है ना, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो डब्ल्यू किसके बराबर होता है हमारा, डब्ल्यू किसके बराबर होता है हमारा, जेड इंटू में आई इंटू में किसके बराबर होता है आपका, टी। ओके, टाइम है हमारे पास, टाइम कितना भी हमारा 548 सेकंड है ना, कितना भी हमारा 548 सेकंड है। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकलता है भी हमारा, ठीक है, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन एफ। ओके, एन फैराडे है ना, वो होता है भी हमारा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फैराडे कितना भी हमारा, सिल्वर की बात चल रही, तो सिल्वर पे चार्ज कितना होता है हमारा, 1 पॉजिटिव होता है ना। तो जो इक्विवेलेंट मास हमारा सिल्वर का कितना होता है, जो कि एटॉमिक मास होता है भी हमारा, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 108 है ना, सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है हमारा 108 होता है हमारा। और चार्ज कितना भी हमारा 1 है। ओके, 1 फैराडे ही पास होगा आपका, वहाँ से किसकी वैल्यू निकलाएगी आपकी, जेड की वैल्यू निकलाएगी। तो जेड की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे है ना, डब्ल्यू क्या है हमारा 0.746, और जेड कितना भी हमारा 108 है।
ओके 108 और एन फराडे मतलब 1 फराडे है ना, तो फराडे कितना होता है 96,500 होता है, और इंटू में करंट है ना, करंट कितना भी आपका वो तो निकालना भी आपका, ओके करंट तो निकालना है, टाइम कितना भी हमारा 548 सेकंड है ना, तो यहाँ से करंट आ जाएगा आपका, ओके करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और करंट की वैल्यू जो है वो मैं आंसर बता देता हूँ अभी, 86 का जो आंसर बनेगा आपका ए बनेगा है ना, तो करंट कितना होगा अभी आपका 1.22 वोल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है करंट कितना होगा आपका 1.22 और क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा आपका है ना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा आपका 1.22 एम्पियर जो है ना वो करंट हो जाएगा, ओके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट अभी हाउ मेनी मिनट ना मिनट्स विल टेक टू पैलेट आउट 5.6 ग्राम ऑफ क्रोमियम, ओके 5.6 ग्राम है किसका क्रोमियम का, फ्रॉम क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग करंट है ना, करंट भी दे रखा है कितना है 9.65 दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है आपको किसका क्रोमियम का है ना, एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपका 52 दे रखा है अभी, ओके तो इसमें क्या कर रहा है अभी वो कितने मिनट्स है ना, मिनट्स जो है ना वो बनाने, तो पहले आंसर जो आएगा वो किस में आएगा हमारा सेकंड में आ जाएगा आपका, ओके में आएगा आपका सेकंड में, फिर उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से क्या बन जाएगी उसकी मिनट बन जाएगी, तो डब्लू किसके बराबर होता है अभी आपका जेड इंटू में आई और इंटू में क्या होता है टी के बराबर होता है आपका, ओके और डब्लू कितना दे रखा है अभी आपको, मास ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट है हमारा 5.2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है आपका, ओके करंट कितना पास किया अभी आपका 9.56 एम्पियर ये होगा, ओके और एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास, ओके एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको 52 दे रखा है, ओके 52 दे रखा है एटॉमिक मास, ओके एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको 52 ग्राम दे रखा है, ओके अब क्रोमियम सल्फेट है, ओके क्रोमियम सल्फेट में अगर आप क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो कितना होता है अभी इसमें क्रोमियम सल्फेट में है ना, कितना होगा आपका 2x मान लिया और ये 6 हो जाएगा आपका है ना, माइनस का 6 होगा आपका है ना, तो +3 होगा भाई, क्या होगा आपका +3 होगा, ओके जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो कितना भी हमारा यहाँ पे +3 हो जाएगा, ओके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, ठीक है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी हेल्प करेगा भाई है ना, किसको जेड को फाइंड आउट करने में, जेड कैसे निकालते हैं ई डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा बताओ 96,000 है ना, 96,500 होता है हमारा, ठीक है ई कैसे निकलेगा भाई आपका है ना, ई कैसे निकलता है आपका वो एटॉमिक वेट होता है ना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास और डिवाइड बाई क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ओके तो ई क्या आएगा आपका एटॉमिक नंबर मास कितना है 52, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, वहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ई की वैल्यू हो जाएगी, ओके और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ओके तो डब्लू की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर कितनी है 5.2 है, और उधर क्या रहेगा आपका ई है ना, जेड जेड किसके बराबर है, ओके थोड़ा सा इसको और ओपन लिख लो भाई थोड़ा सा है ना, तो ये डब्लू किसके बराबर है ई डिवाइडेड बाई 96,500, ओके 96,500 और इंटू में क्या है आई इंटू में क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ओके तो ये 52 रहेगा और 96,500, ओके 96,500 और इंटू में करंट है ना, करंट क्या है आपका कितना है अभी 9.65 है एम्पियर, ओके और टी, ओके टाइम तो निकालना है आपका, ओके टाइम निकालना है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भी जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ओके सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी है ना वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ओके तो 52 इक्वलेंट वेट 52 ई की वैल्यू है 52/3 आएगा आपका, ओके तो वहाँ से ही वैल्यू आ जाएगा आपकी, तो ये क्या आएगा आपका ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा आपका है ना, ये 1000 हो जाएगा 9.6 नहीं होगा भाई ये 10,000 हो जाएगा, ओके ये 10,000 हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो गया, ओके ये 3,000 हो गया, ओके टाइम कितना आ गया आपका 3,000 हो गया, ओके फिर उसके सेकंड आएगा तो उसके मिनट बनाओगे 60 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा आपका 5 है ना और 0 है ना, तो 50 मिनट्स आ रहा है आपका है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 50 मिनट्स आ जाएगी, ओके तो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना उसका यूज़ करना आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके नेक्स्ट अभी आपका 88 इसमें क्या कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन मिली एम्पेयर है ना रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.195 ग्राम्स है ना ऑफ प्लेटिनम मेटल इन 5 आवर्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट और जो एटॉमिक मास दे रखा है वो प्लेटिनम का कितना दे रखा है 109 दे रखा है, ओके तो इसको सिंप्लीफाई करना भी तो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसी की हेल्प से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, ओके तो क्या करेंगे सेकंड बना लेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो किस में आ जाएगा आपका मिली एम्पेयर में आ जाएगा, तो 5 घंटे का जो सेकंड बनेंगे आपके है ना तो ये मिनट्स बन गए और ये क्या हो जाएगा आपके ये सेकंड आ गए आपके, ओके तो डब्ल्यू किसके बराबर होता है अभी आपका जेड इंटू में आई और इंटू में क्या होता है आपका टी के बराबर होता है,
और करंट निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट तो दे रखा आपको, ओके। डब्लू कितना दे रखा आपको, डब्लू डब्लू की वैल्यू कितनी दे रखी है, डब्लू, ओके। डब्लू वो कितना है अभी, 0.195 ग्राम दे रखा है, ओके। और टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स दे रखे, ओके। और जो एटॉमिक मास है, ओके, एटॉमिक मास वो कितना दे रखा है, 195, ओके। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अभी इसमें, प्लेटिनम का +4 है ना। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, प्लेटिनम का, तो उसके एटॉमिक मास को कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे उसको, ओके। कितने से डिवाइड करेंगे उसको, 4 के, ओके। तो ऐसे आ जाएगा अभी। तो जेड किसके बराबर होता है अभी हमारा, ई डिवाइडेड बाई 96,500, ओके। और इंटू में आई इंटू में क्या होता है आपका, टी होता है। और डब्लू है ही हमारा, ओके। तो सारा डब्लू की वैल्यू पुट कर देंगे, 0.195 हो जाएगा आपका, ओके। ई की वैल्यू कितनी हमारी, 195 डिवाइड बाई 4 इंटू में टाइम, है ना। करंट चाहिए में, टाइम कितना में हमारे पास, ओके। टाइम तो बहुत ज़्यादा है ना, 5 इंटू में 60 इंटू में 60 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई 96,500 हो जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई करने की जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, वो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, मिली एम्पेयर में आ जाएगी आपकी, है ना। क्या आ जाएगी आपकी, मिली एम्पेयर, यानी 10⁻³ हो जाएगा आपका, ओके। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो आई जो आएगा, आई की वैल्यू मैं देख के बता देता हूँ, ऑप्शन क्या होगा आपका, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 सी हो जाएगा आपका, ओके। तो 21.44 है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ओके। तो सिंपल है भी आपका, है ना, फ्राडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे आपका। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, है ना, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.25 ग्राम ऑफ नियोबियम 5 टू मेटल, है ना। तो यानी क्या करना है, मेटल को रिड्यूस करना है, ओके। मेटल को रिड्यूस करना है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, कितने फैराडे रिक्वायर्ड है ना। तो कितने, यानी आपको क्या निकालना है, आपकी बार चार्ज निकालना है अभी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भी, है ना। तो चार्ज ही निकालना है, हाउ मेनी फैराडेज, ओके, आर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा आपका बताओ, डब्लू क्या होता है अभी हमारा, जेड आई और क्या होता है आपका टी, इस फॉर्मूले से निकलेगा अभी आपका, ओके। और ये ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है आपको, है ना, इसका एटॉमिक वेट दे रखा है। और डब्लू कितना है अभी, 0.25 दे रखा है। और जेड कैसे निकलेगा आपका, ई डिवाइडेड बाई, है ना, जेड 96,500, ओके, 96,500 हो जाएगा आपका। और ई कैसे निकलेगा आपका, एटॉमिक मास कितना है, 93। और डिवाइड बाई कितने से डिवाइड कर देंगे उसको, 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 93 डिवाइड बाई 5 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 96,500 हो जाएगा आपका, ओके। 96,500 होगा। और है ना, करंट तो बताना आपको, है ना, ये बताना है। और ये, ओके, ऐसे आई इंटू में टी, ओके। आई इंटू में टी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि चार्ज ही पूछ रहा है ना। तो ये आ जाएगा आपका, ओके। तो इस टाइप से सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, ओके। तो यहाँ से जो क्याऊ की वैल्यू आएगी आपकी, है ना, वो मैं बता देता हूँ अभी। 89 का जो राइट आंसर रहेगा आपका, 89 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा आपका, है ना। तो क्या रहेगा आपका, बी, है ना। तो बी क्या, भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 1.3 इंटू में 10⁻⁻², है ना, इतना आ जाएगा आपका, है ना। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, बी, ओके। तो हम इस वीडियो लेक्चर की लेंथ को इतना ही रखेंगे, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।